नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और 23 नवंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। अब जो कौन हार जीत होगी, कौन हारेगा जीतेगा, ये तो नतीजों से ही क्लियर होगा। लेकिन अगर हम आज की तारीख में बात करें, चुनाव से ठीक पहले उसका विश्लेषण करें, तो हार जीत का सारा दारोमदार शिवसेना और एनसीपी पर टिका हुआ है। क्योंकि यही दो जो पार्टियां हैं, यही तय करेंगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी रोचक है, क्योंकि जो शिवसेना और एनसीपी दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका विभाजन हो चुका है और इन दोनों पार्टियों की परफॉर्मेंस ही वहां पर बीजेपी या महाविकास अघाड़ी की हार जीत तय करेगी। एनडीए या महाविकास अघाड़ी की हार जीत तय करेगी। एनडीए जिसे महायुति के नाम से चुनाव में उतरा है, और इंडिया गठबंधन जो वहां पर महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव में उतरा है। देखिए, अगर हम पहले एक नजर पिछले चुनाव पर डालें, 2019 के चुनाव पर डालें, तो उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। 105 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 63 सीटें शिवसेना ने जीती थी। और बीजेपी और शिवसेना ने उसमें मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्होंने शानदार बहुमत हासिल किया था। 163 सीटों का 288 सीटों में से वहां पर सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। तो शिवसेना और बीजेपी ने शानदार जीत तो दर्ज की थी, लेकिन सरकार बनाने को लेकर उनमें मतभेद पैदा हो गए थे। शिवसेना का ये कहना था कि पहले 2.5 साल के लिए हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और शिवसेना का ये कहना था कि जब चुनाव से पहले उनकी बात हुई थी तो उनको बीजेपी ने ये आश्वासन दिया था। बीजेपी कहती है कि हमने कोई ऐसा आश्वासन दिया ही नहीं था। इसी बात पर टकराव हो गया, बहुत दिन तक सरकार नहीं बनी और बीजेपी को ये लगा कि शिवसेना तो हमारे सहयोगी दल है, सबसे पुरानी सहयोगी है और है भी, और हमारे जैसी विचारधारा की है, एक धार्मिक बेस्ड पार्टी है, तो ये कहाँ जाएगी, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, आखिर शिवसेना को हमारी बात ही माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। कांग्रेस को उस चुनाव में 44 सीटें मिली थी, एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, कुल 108 सीटें मिली थी। लेकिन इन 108 सीटों से सरकार बनाना संभव नहीं होता है। तो 104 सीटें, सॉरी 108 नहीं, 104 सीटें मिली थी। तो 104 सीटों से सरकार नहीं बन पाती थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शिवसेना और बीजेपी में बात बन नहीं रही थी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे उनके साथ आ गए तो इनके पास क्लियर मेजोरिटी हो गई। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई। बीजेपी को इसकी ठेस लग गई। बीजेपी इससे खफा हो गई। तो बीजेपी ने उसमें सरकार तो बनी गई, सरकार चला रहे थे उद्धव ठाकरे। उसके बाद वहां पर राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। जो शिवसेना के एक बड़े नेता थे एकनाथ शिंदे, वो 40 विधायकों को तोड़ के उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली और उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया और बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार फिर से बना ली। उद्धव ठाकरे की सरकार वहां पर गिर गई। तो ये एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उसके कुछ समय बाद इसी प्रकार की टूट एनसीपी में भी हो गई। एनसीपी के जो बड़े नेता थे अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे भी हैं, वो भी अपने बहुत सारे विधायकों को तोड़ के एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली और वो भी एनडीए में चले गए। बाद में जब मामला चुनाव आयोग में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार वाली एनसीपी को वो असली एनसीपी माना और इसी प्रकार एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना। तो अब स्थिति यह है कि दो शिवसेनाएं हो गई, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली और एक एकनाथ शिंदे वाली, और दो एनसीपी हो गई, एक शरद पवार की वाली और एक अजीत पवार वाली। तो शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ हैं, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है चुनाव में, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जो असली शिवसेना और असली एनसीपी जिन्हें माना गया है, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वोटर है, भाई चुनाव आयोग ने तय कर दिया और स्पीकर ने तय कर दिया कि कौन असली है कौन नकली है, लेकिन इसमें मतदाता क्या सोचता है, वोटर किसके साथ है, ये इन चुनाव में देखा जाना है और वही इस चुनाव में हार जीत तय करेगा। क्या जो वोटर है विधानसभा चुनाव में, वो असली शिवसेना किसको मानता है, उद्धव ठाकरे को मानता है? क्या उसे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ धोखाधड़ी हुई? इसी प्रकार क्या शरद पवार, जो एक वयोवृद्ध नेता है,
और महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं, उनकी बात का महाराष्ट्र में बड़ा महत्व है। क्या उनकी बात पर अभी भरोसा किया जाता है या फिर वोटर उनके भतीजे के साथ चला जाता है? ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखने लायक। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच लोकसभा का चुनाव हो चुका है। उस लोकसभा के चुनाव में हमने ये देखा कि अगर हम शिवसेना की बात करें तो उस चुनाव में भी शिवसेना की दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। उस चुनाव में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना का 65% करीब वोट रहा है। उन्होंने 13 सीटें जीती। तो 65% वोट, बहुतायत वाला वोट उद्धव ठाकरे को पड़ा है शिवसेना का। लेकिन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। करीब करीब 35% वोट उन्हें भी मिला है शिवसेना का, और उन्होंने 7 सीटें जीती। तो बहुत खराब स्थिति यहाँ पर शिवसेना की भी नहीं, एकनाथ शिंदे की भी नहीं रही। और जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाले, उन्होंने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन उससे बेहतर रहा। उनको ज्यादा वोट मिले, परंपरागत वोट अपने ज्यादा मिले। अब अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, सिर्फ 1 सीट जीत पाई। एनसीपी का जो ज्यादातर वोट है वो शरद पवार को ही गया। अगर हम वैसे परसेंटेज में तुलना करें तो 90% वोट शरद पवार हासिल करने में कामयाब रहे। सिर्फ 10% हिस्सा ही अजीत पवार को मिल पाया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, मेरा भी मानना है। अब ये पैटर्न क्या विधानसभा चुनाव में बना रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, अगर यही पैटर्न बना रहता है तो फिर तो महाविकास आघाड़ी की बल्ले बल्ले है, वो चुनाव जीत रही है। अगर विधानसभा चुनाव में ये पैटर्न बिगड़ जाता है या उद्धव ठाकरे 65% वोट भी नहीं हासिल कर पाते हैं, अपना परंपरागत शिवसेना का वोट, और शरद पवार 80-90% वोट फिर से हासिल नहीं कर पाते हैं, और ये ज्यादा वोट अगर उनके साथ जाता है, उनकी जो अलग हुई पार्टियों के साथ जाता है, तो फिर बीजेपी की जीत वहां पर तय है। कुल मिला के इन दो पार्टियों का वोट बैंक कैसे रिएक्ट करता है इन दो पार्टियों को लेके, इस पर वहां पर बीजेपी या कांग्रेस या एनसीपी की हार जीत वहां पर तय करेगी। ये अभी तक की स्थिति मानी जा रही है। अब अगर हम देखें तो दोनों पार्टियों ने अच्छा दांव लगा रखा है इन दोनों दलों पर। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शिवसेना 100 सीटों का चुनाव लड़ी और 2 सीट उसने सहयोगी दलों को दे रखी। तो इस प्रकार 102 सीट शिवसेना के पास हैं, उद्धव ठाकरे गुट के पास हैं। और नहीं, 100 सीटें कांग्रेस के पास हैं, उद्धव ठाकरे के पास 90 सीटें हैं। तो 2 सीटें कांग्रेस ने अपने सहयोगी को दे रखी हैं और 2 सीटें शिवसेना ने अपने सहयोगी को दे रखी हैं, और 88 सीटें एनसीपी शरद पवार के पास है, 1 सीट उन्होंने अपने सहयोगी को दे रखी है। इसी प्रकार अगर हम एनडीए में की बात करें तो वहां पर शिवसेना को 75 सीटें दी गई, बीजेपी 144 सीटों पर लड़ी है और 50 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार लड़ रहे। तो कहने का मतलब है कि दोनों पक्षों ने, दोनों गठबंधनों ने, जो दोनों पार्टियां हैं शिवसेना और एनसीपी, उनको सीटें देने में काफी अच्छी मतलब उदारता दिखाई है, सीटें अच्छी दी है उन्हें। अब इन, क्योंकि सारा दारोमदार वो दल भी जानते हैं, बीजेपी भी बात जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि सारा दारोमदार इन्हीं दो पार्टियों पे टिका हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने वहां पर ज्यादा ही सीट ले रखी है, लेकिन शिवसेना वहां पर उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मांग रहा था, लेकिन कांग्रेस ने 100 सीटें अपने पास रखी हैं और 90 सीटें उद्धव ठाकरे को दी है। होना ही चाहिए था कि उद्धव ठाकरे को 100 सीटें दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो वो अपना दादागिरी से ज्यादा सीटें ले लेती हैं। ये भी एक समस्या है। तो कुल मिला के अगर हम आज की स्थिति करें तो शिवसेना का प्रदर्शन, सबसे पहले शिवसेना का प्रदर्शन और दूसरे नंबर पर एनसीपी का प्रदर्शन वहां पर सरकार बनाने की भूमिका तय करेगा। ये यहाँ की महाराष्ट्र की एक स्पष्ट स्थिति बनते हुए, चुनावी स्थिति बनते हुए दिख रही है। और हमने ये देखा है कि भारतीय राजनीति में ये देखा गया है कि जो परंपरागत वोट है, जो पारिवारिक पार्टियों का वोट है, वो उनके परिवार को ही ट्रांसफर होता है। और परिवार का मतलब है बेटा बेटी को ही ज्यादा ट्रांसफर होता है, वो चचा भतीजे में भी नहीं जाता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अजीत पवार को कोई खास तवज्जो नहीं मिल पाई। इसी प्रकार हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जो एलजेपी भी विभाजित हो गई थी, 2 सीट बन गई थी। तो एलजेपी का जो वोट था, पासवान का जो वोट था, उनके बेटे चिराग पासवान को मिला। उनके चाचा ने अलग पार्टी बनाई थी, उनको कोई सीट नहीं मिली, वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसी प्रकार यूपी में हमने पहले देखा कि जो सपा का वोट था वो अखिलेश यादव को सारा ट्रांसफर हो गया, उनके बेटे को।
मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी कुछ समय पहले, लेकिन वो पार्टी चल नहीं पाई, उनको कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। जबकि शिवपाल यादव भी एक अच्छे नेता थे, समाजवादी पार्टी के संगठन पर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, लेकिन वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनका वोट पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है और वो दाएं बाएं नहीं बढ़ता है। अब महाराष्ट्र में देखना है कि इसमें क्या होगा। लोकसभा चुनाव में तो तब भी कुछ पैटर्न बदल जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में असल में देखना होगा कि क्या वो वोट सीधे उनको ट्रांसफर हो रहा है या फिर किसी दूसरे शाखा में वो वोट जाता है। तो इसी पर सारा हार जीत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की टिकी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।